हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अपने जीवन में खुशी से होंगे, मंगल से होंगे। तो दोस्तों, कल एक वीडियो मैं छोड़ा था, उसमें मैं आपको कुछ वियर्ड एप्लीकेशन फॉर्म के संदर्भ में कुछ नोटिस आया था, उसके विषय में बताया था। तथा कल मैं आपको न्यू जो वियर्ड सिलेबस है उसको भी दिखा दिया था, और वियर्ड में क्या क्या आने वाला है इन सब के विषय में कल चर्चा हो चुका है। तो आज हम अपना पहला क्लास मान के चलते हैं, और आज हम जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उसके विषय में पढ़ने वाले हैं। क्योंकि देखिए, जो ट्रेडिशनल वाले बच्चे होते हैं उनके लिए तो चलो व्याकरण और ये जो वैदिक संस्कृत वाङ्मय है वो थोड़ा आसान रहता है, वो थोड़ा बाद में भी पढ़ेंगे तो भी वो समझ जाएंगे। बट ये क्या है कि शिक्षा, टीचिंग एप्टीट्यूड, ये सबके लिए, मॉडर्न हो या ट्रेडिशनल हो, सबके लिए एक न्यू विषय है। तो सबसे पहले इससे हम शुरू करते हैं। कुछ दिनों के बाद, हाँ, बीच बीच में अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हम व्याकरण, संस्कृत वाङ्मय के विषय में भी बताएंगे, वीडियो छोड़ेंगे। और इसके विषय में तो आप सभी को पता ही होगा, ये मेरा विश्वास है। अगर नहीं पता है फिर भी आप इसके विषय में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज जो है टीचिंग एप्टीट्यूड का जो पहला विषय है वो है शिक्षा। शिक्षा के संदर्भ में आगे चल के हम शिक्षा, ये वो वाला शिक्षा नहीं है, शिक्षा कल्प व्याकरण ये वाला शिक्षा नहीं है। ये एक शिक्षा मनोविज्ञान से संदर्भित है। इसमें बालक कैसे शिक्षा प्राप्त करता है, वो शिक्षा प्राप्त क्यों करता है, शिक्षा प्राप्त करने के बाद बालक में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, उसका संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है, ये इन सब चीज़ों के विषय में शिक्षा मनोविज्ञान में बताया जाता है। हालांकि अभी इतना सारा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस ऊपर ऊपर से पढ़ लेंगे तो भी चल जाएगा। बस इसका थोड़ा बहुत ज्ञान आपके पास हो, ताकि कुछ भी क्वेश्चन आए तो आप इसका सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि इसका जो बचपन से ही हम, वैसे ही इसके बारे में ना पढ़े हो फिर भी हम इसको अनुभव करते आ रहे हैं बचपन से ही, ठीक है। अनुभव करते आ रहे हैं, तो उस आधार पर अगर आप इसको थोड़ा सा भी जान लिए रहेंगे तो अपने हिसाब से कुछ टिक भी लगा सकते हैं। फिर भी हम आपको बाद में बताएंगे कि कैसा क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला है, शिक्षा क्या है, उसका, उसकी जो परिभाषा है वो क्या है, उसका संप्रत्यय क्या है। वैसे यहाँ पे शिक्षायाः संप्रत्यय पहले लिखा गया है, तो संप्रत्यय क्या है सबसे पहले हम जानेंगे कि संप्रत्यय होता क्या है, ठीक है। संप्रत्यय होता क्या है, पहले तो हम लक्षण सुने थे, परिभाषा सुने थे, अब ये संप्रत्यय क्या चीज है। तो संप्रत्यय वो है, किसी भी चीज को हम देख के उसके विषय में एक हम कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, एक आधार बनाते थे, उसके गुण, क्रिया, जाति, इन सब चीज़ों को देख के हमारे मन में जो एक आधार बन जाता है उसके विषय में, उसे ही संप्रत्यय कहा जाता है, ठीक है। अब उदाहरण के तौर पे मैं जैसे बता सकता हूँ, जैसे हम क्या लक्षण के विषय में भी पढ़े होंगे, जो अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव, ये तीनों दोषों से रहित होगा, ये लक्षण होगा, ये हम पढ़े हैं। फिर भी एक उदाहरण के जरिए मैं समझा देता हूँ। मतलब किसी गाय को देखकर मस्तिष्क में बनने वाली जो प्रतिमा है, उसके ऊपर गाय का जो प्रतिमा हमारे मस्तिष्क में बनती है गाय को देखकर, उसे हम संवेदना कहते हैं, ठीक है। अब उस प्रतिमा को अर्थपूर्ण रूप से स्वीकार करने को प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। उस प्रतिमा को, उस प्रतिमा में मतलब ऐसा है, उसका नाक ऐसा होगा, आंख ऐसा होगा, उसका मतलब सींग होंगे, पूंछ होगा, तो वो गाय है। मतलब कि ऐसा अगर हमारे मन में आ जाता है, अर्थपूर्ण तरीके से आ जाता है, तो उसे प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। अब भिन्नता के आधार पर देखिए, अब क्या है कि वो गाय और भी गायों से मैच खाता है। वो गाय मतलब कि किसी गाय में अगर आप देख लेंगे कि वो गाय में थोड़ा सा कुछ कलर परिवर्तित है, और दूसरे गाय में देखेंगे कि कुछ और कलर है, तो फिर आप ये मतलब कि ऐसा बोलेंगे कि वो गाय नहीं है। तो ये नहीं है, मतलब कि एक गाय दूसरे गाय के साथ समानता तथा अन्य प्राणियों का उस गाय से भिन्नता, उस भिन्नता के आधार पर जो प्रतिमा हमारे मन में बनती है, समानता, गायों के साथ स्वजाति के साथ समानता तथा स्व अजाति के साथ भिन्नता के आधार पर हमारे मस्तिष्क में जो उसके प्रसंग में धारणा बनती है, उसका जो प्रतिमा बनती है, उसे ही हम संप्रत्यय कहते हैं, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे शिक्षा के विषय में बताया गया है, तो शिक्षा के गुण, द्रव्य, आधार, इन सब चीजों को देखकर
हमारे विभिन्न मनोवैज्ञानिक अथवा दार्शनिक जो हुए हैं, वैसे मनोविज्ञान की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से ही मानी जाती है। तो जो दार्शनिक हुए हैं उन सब ने इसके विषय में जान के जो इसके विषय में एक आधार बना लिया है मन में, उसको ही हम शिक्षा का संप्रत्यय कहेंगे। ठीक है, इतने विषय में भी तो आप सभी को पता चल गया होगा, पेपर में आ भी सकता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं शिक्षायाः संप्रत्यय, कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। देखिए नीचे में शिक्षायाः अर्थ, देखिए यहाँ पे मैं संस्कृत भाषा में ही आप सभी को बता रहा हूँ, क्योंकि पेपर जो आने वाले, अगर संस्कृत बीएड कर रहे हैं तो पेपर सब संस्कृत में ही आएंगे। ठीक है, तो संस्कृत भाषा में ही आप सभी अभी से प्रैक्टिस कर लीजिए। हालांकि सभी को संस्कृत आता है, फिर भी 1-2% हैं जो संस्कृत में पढ़ने में कुशल नहीं है। तो अभी से अगर चालू कर देंगे तो आपका थोड़ा सा 20 से 25 दिन में आपका थोड़ा बहुत कुछ विकास हो सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं शिक्षायाः अर्थः। शिक्षायाः कृते आङ्ग्लप्रयोगः एजुकेशन् इति शब्दः लैटिन् भाषायाः एडुकेटम् अथवा एजुकेयर इत्यस्मात् निश्चितः। देखिए शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो प्रायः आंग्ल भाषा में ही मिलता है, हमारे आंग्ल भाषा में ही इसकी शुरुआत हुई है। हिंदी भाषा में अथवा संस्कृत भाषा में शिक्षा मनोविज्ञान, उसको इंग्लिश से ही कन्वर्ट किया गया है, ट्रांसलेट किया गया है। तो ज़्यादातर इसे इंग्लिश में ही पढ़ना उचित है, और आगे जाके आप सीटेड वीटेड भी देंगे तो इंग्लिश में ही ज़्यादातर इसको जानना अच्छा रहता है। हालांकि ठीक है, संस्कृत में ही कन्वर्ट, वैसे संस्कृत भाषा का जो विषय है वो इंग्लिश में कन्वर्ट हो रहा है, तो इंग्लिश भाषा का जो विषय है वो संस्कृत में क्यों कन्वर्ट ना हो। तो इंग्लिश हिंदी दोनों में ही, हिंदी संस्कृत तीनों में ही आप सबको इसको जानना पड़ेगा। ठीक है, तो शिक्षा का जो आंग्ल प्रयोग है उसे एजुकेशन कहते हैं, सभी को पता होगा। और एजुकेशन जो शब्द है, ये देखिए, ये प्रश्न में पूछ सकता है कि एजुकेशन शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो एजुकेशन जो शब्द है वो एडुकेटम अथवा एडुकेयर इत्यस्मात् निःसृतः। पूर्वमेतद् व्युत्पत्तिः एडुकेटम इति शब्दादेव मन्यते स्म। एजुकेटम इत्यत्र द्वौ शब्दों विद्यते, प्रथमः ई द्वितीयश्च डोको इति। मतलब कि यहाँ पे कहा गया है कि पहले इसकी जो व्युत्पत्ति है वो एडुकेटम इति शब्द से ही माना जाता है, ऐसा उन्होंने कहा है। अब एजुकेटम इसमें दो भेद हैं। एजुकेटम का जो है उसके दो भेद हैं, पहला जो है ई, द्वितीय है डोको। अब ई इत्यस्य अर्थः आंतरः, आउट ऑफ, और द्वितीयश्च डोको इत्यस्य बहिरानयनम। अब यहाँ पे ई शब्द का जो अर्थ है वो आंतर में, अंतर में जो निहित है, हमारे अंतर में जो है। ठीक है, और डोको है, डोको का मतलब होता है बहिरानयनम, उसको बाहर निकालना। ठीक है, उसको बाहर निकालना। अतः एजुकेशन शब्द से अर्थ अंतर्निहित शक्तिनां बहिरानयनम। ठीक है, तो एजुकेशन शब्द का जो अर्थ है वो अंतर्निहित शक्ति, हमारे अंदर में जो विद्यमान शक्ति है उसको बाहर निकालना है, वही एजुकेशन है। अब आप सिंपली ये समझ सकते हैं कि एक गिफ्ट है, जब तक उस गिफ्ट को अनबॉक्स नहीं करेंगे तो उस गिफ्ट के अंदर क्या चीज़ें हमें कैसे पता चलेगा। तो किसी और के द्वारा उस गिफ्ट को अनबॉक्स करने के बाद ही ज्ञान हो सकता है कि उस गिफ्ट के अंदर है क्या चीज़। उसी प्रकार हमारे अंदर में, हमारे अंदर का जो ज्ञान है उसको कोई अनबॉक्स ना कर दे। अनबॉक्स करने का मतलब ये नहीं कि चीर फाड़ दे। ठीक है, अनबॉक्स करने का मतलब है कि हमें ज्ञान करा दे कि हमारे अंदर इतना सारा ज्ञान है। उस ज्ञान को जानने की प्रक्रिया को ही शिक्षा अथवा एजुकेशन कहा जाता है। ठीक है, हाँ, किंतु नूतन विचारधारानुसारेण पदमिदं एडुकियर इत्यस्मात् निःसृतः मन्यते, यस्यार्थः पालन पोषण विधान संवर्धनम पथ प्रदर्शनश्चास्ति। देखिए, अब नूतन जो नया नया ख्याल तो आते ही जाते हैं इसके विषय, मनोविज्ञान के विषय। तो एक नया ख्याल है कि एडुकेयर इत्यस्मात् निष्ठता, ये जो एजुकेशन शब्द है वो एडुकेयर इस शब्द से ही माना गया है, जिसका अर्थ है पालन पोषण विधान संवर्धन पथ प्रदर्शन। मतलब कि उसका पालन पोषण का जो विधान है तथा पथ प्रदर्शन, मार्ग मार्ग में उसका कैसे, आपको किस तरफ जाना है, आपको किस तरह से खाना है,
आपको किस तरह से लोगों से बात करना है, आपको किस तरह से मतलब कि समाज में रहना है, इन सब चीज़ों का जो पथ प्रदर्शन करता है उसे ही एजुकेशन कहा जाता है। इसका यही अर्थ है। अब फिर देखते हैं, संस्कृत में आ जाते हैं। द्वितीय व्युत्पत्तेः प्राप्त अर्थः शिक्षाशास्त्रे आधिक्येन मान्यो विद्यते। शिक्षा शिक्षणम, शिक्षा जो है, शिक्षणम इति शिक्षा, मतलब कि शिक्षा का जो अर्थ है वो शिक्षणम इति शिक्षा, मतलब कि अगर हम सिंपली भाषा में अगर समझें तो किसी अधिक ज्ञानी विषय अधिक ज्ञानी लोग से कम ज्ञानी व्यक्ति कुछ जो लेता है उसे ही शिक्षा कहा जाता है। ठीक है, हम उससे हम कुछ जो सीखते हैं उसे ही शिक्षा कहा जाता है। ठीक है, तत्र शिक्ष धातोः गुरुश्च हल इति पाणिनीयसूत्रेण अप्रत्ययस्त्रीलिंगे टाप् प्रत्यय निष्पन्नः शिक्षेति शब्दः। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, शिक्षा शब्द कस्मात् निष्ठुतः, ऐसा भी प्रश्न पूछ सकते हैं। अथवा इसमें धातु क्या है, क्या सूत्र लग के ये इसमें प्रत्यय कौन सा है, किस सूत्र से कौन सा प्रत्यय लगाया है, ऐसा भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो इन सब के विषय में भी आप थोड़ा सा ध्यान दे दिए रहेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए शिक्षा का बोल दिया है, फिर यहाँ पे विद्या के विषय में भी बताया गया है। विद्या विदन्ति अनया इति व्युत्पत्ति, क्योंकि शिक्षा और विद्या दोनों एक है, बस नाम का ही अंतर है। शिक्षा विद्या, जो सिखा जाता हो वही शिक्षा है, और जो जो जाना जाता हो वो विद्या है। ठीक है, जो सिखा जाता हो वो शिक्षा है, वो जाना जाता हो वो विद्या है। तो यहाँ पे विद्या के विषय में भी बता दिया कि विद् धातोः क्य प्रत्यय टापि विद्या शब्दस्य निष्पत्तिर्भवति। हाँ, विद ज्ञाने जो धातु है उससे क्य प्रत्यय टापि विद्या शब्द की निष्पत्ति हो जाती है। ठीक है, तो इसे भी आप इंपॉर्टेंट मान के टिक कर लीजिए। उसके बाद आप अपने नोट्स में भी लिख सकते हैं। अब इसके आधार पर विद्या शब्द से अर्थ अज्ञान रूपम यया निरस्यते सा विद्या। अब यहाँ पे इसके व्युत्पत्ति के आधार पर विद्या शब्द का जो अर्थ है, जहाँ पे अज्ञान रूप का निवारण हो, जहाँ पे अंधकार निवारण हो जाता है, वही विद्या विद्या कहा जाता है। विद्या अमृतमश्नुते, ऐसा भी सुनने को मिलता है। तमसोमा ज्योतिर्गमय, ये सब भी हम सुनने को मिलता है हमें। तो अज्ञान रूपी अंधकार से जो हमें निकाल देता है वही विद्या है। भारतीयार्थ विवेचने अज्ञान रूपस्य अंधकारस्य येन निराकरणं भवति सा विद्या इति कथ्यते। ठीक है, अब हमारे भारतीय जो विद्वान है उनके आधार पर जो अज्ञान रूपी अंधकार से हमें मुक्ति दिला दे। ठीक है, जैसे कि अब क्या है कि एक मार्ग है, वो मार्ग अज्ञान के कारण ही हमें दूर लगता है। जब कोई हमें उस मार्ग का शॉर्टकट बता दे तो हमें पता चल जाता है कि उस मार्ग में उतना दूर नहीं है जैसा कि हम सोच रहे हैं। ठीक है, तो ज्ञान, उस विषय के में जो ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसे ही हम विद्या कहते हैं। जैसे कि मैं एक रील्स में देख रहा था कि एक जगह गैस सिलेंडर में आग लग जाता है। अब बहुत से लोग उस गैस सिलेंडर को कोई रेत से मतलब कि शांत करने की कोशिश कर रहा है। पाइप में ही, उस गैस सिलेंडर में जो रेगुलेटर लगा रहता है उसके पाइप के ऊपर भाग में आग लग गया था। अब वो बहुत लोग पानी में भी उसको डाल रहे हैं, वो आग समाप्त ही नहीं हो रहा है। रेत में भी डाल रहे हैं, कपड़े में भी डाल रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। किसी एक व्यक्ति ने आया और उस पाइप को पकड़ के अपने अंगूठे से दबा दिया, बंद हो गया आग। तो मतलब कि इतना लंबा प्रोसेस, मतलब कि जो चुटकी में हो सकता था उसके लिए 1 घंटा तक माथा पच्ची लोग करते रहे। तो जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो 2 सेकंड नहीं लगा उस अग्नि को शमन होने में। ठीक है, तो यही होता है ज्ञान। जब हम अंधकार में रहते हैं, जब हम अज्ञान में रहते हैं तो फालतू हमें एक छोटी सी चीज भी बहुत बड़ी लगती है, पर ऐसा होता नहीं है। ज्ञान प्राप्त कर लेने के पश्चात व्यक्ति निर्भय हो जाता है, निर्भीक हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे शिक्षायाः परिभाषाः, शिक्षायाः सिद्धान्तः। शिक्षा, अब
संप्रत्यय तो हो गया। अब परिभाषा, विभिन्न आचार्यों के विभिन्न जो शिक्षाविद हैं उनके मतानुसार, हाँ, मनोवैज्ञानिक हैं, दार्शनिक हैं, हाँ, उनके अनुसार जो शिक्षा का जो परिभाषा है, शिक्षा का जो सिद्धांत है, अब यहाँ पे कहा गया है, शिक्षायाः उपरि विविध विद्वद्भिः विभिन्नरूपेण विचारः कृतः तथा हि कासाञ्चित् परिभाषा उपरि अत्र दृष्टविधानं समीचीनमेव भविष्यति। ठीक है, बहुत सारे विद्वानों ने बहुत सी बात कही है शिक्षा के लिए, तो यहाँ पे जो विशिष्ट हैं, विशिष्ट आचार्य हैं जिनका तर्क संगत है, उनके विषय में भी यहाँ पे कुछ देख लेते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, मैं पहले भी कुछ बता चुका हूँ कि शिक्षा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, हाँ, शिक्षा में कौन सा प्रत्यय कौन सा धातु लगा हुआ है, हाँ, विद्या में कौन सा प्रत्यय कौन सा धातु लगा है, सूत्र कौन सा है, ये सब हाँ देख लीजिए, ये भी आ सकता है। ठीक है, हाँ, शिक्षा यहाँ, क्योंकि जो फर्स्ट होते हैं उनसे ही ज़्यादा क्वेश्चन आता है, जो अंत में होते हैं, जो अंत में आपका ये जो है ना, ये नई शिक्षा नीति, ये सब इसमें 1-2 मार्क के ही आ सकते हैं। जो पहले पहले होते हैं उससे ही ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इन सब चीज़ों के में ज़्यादा विशेष अवधान की आवश्यकता है। अब देखिए, अब कहते हैं एच हॉर्न महोदय क्या कहते हैं, मानवैः प्रगतेः स्वसहपाठिभिः अथवा संसारस्य चरमसत्तायाः सह समाजस्य स्थापनमेव शिक्षा। देखिए, मानव जो है वो अपने स्वसहपाठिभिः, अपने सहपाठी के साथ, अथवा संसारस्य चरमसत्तायाः सह, संसार का जो चरम सत्ता सह समाजस्य स्थापनम, समाज का स्थापन ही शिक्षा है। मतलब कि लोगों के साथ सामंजस्य बनाना, मतलब कि आप बड़े व्यक्ति के साथ, आप जैसे ही कहा जाता है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो समाज में कैसे चल रहे हैं, समाज में अगर प्रतिदिन उठ के मतलब कि लोग मंदिर जाते हैं, प्रतिदिन गीता भागवत का पारायण करते हैं, तो उसी के हिसाब से मनुष्य को ढल जाना ही शिक्षा है। प्रकृति के साथ, प्रकृति मतलब कि जैसे कि कोई भेदभाव नहीं करती है, उसी प्रकार आप भी कोई भेदभाव न करते हुए प्रत्येक जो व्यक्ति जैसा है, जो व्यक्ति जिस अच्छाई के साथ है उस अच्छाई के साथ उसको स्वीकार कर लेना, समाज के साथ घुल मिल जाना ही है शिक्षा। ये एच हॉर्न महोदय है, ये संस्कृत में ही आप सभी को पढ़ना है, और संस्कृत में 2-3 बार पढ़ लेंगे तो ये आपको याद हो जाए कि मानवैः प्रकृतेः स्वसहपाठिभिः अथवा संसारस्य चरमसत्तया सह समाजस्य स्थापनमेव शिक्षा। संसार का जो चरम सत्ता है उसके साथ समाज का जो स्थापन है वही शिक्षा है। मतलब कि समाज के, आप खुद भी ज्ञानी बनिए, समाज अगर अज्ञानी है तो उसे भी ज्ञानी बना दीजिए, इनका यही कथन है। ठीक है, अब देखते हैं प्लेटो महोदय क्या कहते हैं। शिक्षायाः तात्पर्यं तत् प्रशिक्षणेन अस्ति यद् स्वीय सुंदर स्वभावेन बालकेषु सुंदर नैतिकतायाः विकासं करोति। अब देखिए, अब आप सभी में कुछ अगर कोहल वर्ग को जानते होंगे, कोहल वर्ग का जो नैतिक विकास है, संज्ञान नैतिक विकास है, उसमें कोहल वर्ग ने का ही ये सिद्धांत है, नैतिक विकास शिक्षा। अब ये कहते हैं, अब प्लेटो भी वही कहते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए, अब उसमें ये भी पूछ सकता है कि कोहल वर्ग का कौन सा सिद्धांत है, पेपर में ऐसे भी आ सकता है, प्लेटो का कौन सा सिद्धांत है। हाँ, तो यहाँ पे आप प्लेटो का नैतिकता का सिद्धांत है, कोहल का नैतिकता का सिद्धांत है, ऐसा भी, हाँ, इसे भी आप नोट कर लेंगे। ठीक है, दूसरे में देखेंगे, शिक्षायाः तात्पर्य तत् प्रशिक्षणेन अस्ति यद् स्वीय सुंदर स्वभावेन बालकेषु सुंदर नैतिकतायाः विकासं करोति। ठीक है, तो प्रशिक्षण का अर्थ है कोई हमें सिखाए, कहाँ से हम सीखें, तो ऐसे व्यक्ति जो किसी को ये सिखाए कि उसका जो सुंदर स्वभाव है उस स्वभाव को ही उसको बता दें। अब उसमें उस सुंदर स्वभाव को बताने के साथ बालक में सुंदर नैतिक चीजों का जो विकास करता है, जैसे कि आप अंधे व्यक्ति के साथ कैसे आपका व्यवहार होना चाहिए, एक मूक व्यक्ति के साथ, एक अपाहिज वृद्ध के साथ, जैसे कि बस में आप जा रहे हैं, ठीक है, अब सारा सीट कवर है, अब उसमें कोई वृद्ध व्यक्ति आ जाता है जो अच्छे से खड़ा भी नहीं हो पाता है, अब आप अपनी सीट से उठकर उस वृद्ध को उस सीट में बैठा देंगे, वो ये शिक्षा।
ठीक है, इनका कहने का अर्थ है कि आपके अंदर सुंदर नैतिक विषयों के विषय में आपकी रुचि हो, नैतिक विकास हो, आपका चारित्रिक विकास हो, यही है शिक्षा। ठीक है, तो आजकल तो ऐसा होता नहीं। आजकल का शिक्षा का अर्थ है कि नियुक्ति प्राप्त करना। ठीक है, किसी भी प्रकार एक जॉब लग जाए, वही इसे मतलब कि नियुक्ति प्राप्त करना। पर शिक्षा का ये अर्थ नहीं है। शिक्षा का अर्थ ये है कि आपका चारित्रिक विकास के साथ संबंधित है शिक्षा। ठीक है, अब ठीक है, स्वस्थ शरीरे स्वस्थ मस्तिष्कस्य निर्माणमेव शिक्षा। देखिए, ये अरस्तु महोदय कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में, हमारे स्वस्थ शरीर में, अगर शरीर ऐसा नहीं है कि शरीर स्वस्थ है तो मस्तिष्क भी स्वस्थ होगा ही, पर मस्तिष्क के स्वस्थ होने का कुछ कारण शरीर स्वस्थ भी है, पर पूर्ण कारण ये नहीं है। ठीक है, तो स्वस्थ मस्तिष्क, जैसे कि आपका मस्तिष्क स्वस्थ मस्तिष्क का अभिप्राय इससे है कि आपका मस्तिष्क किसी गलत जगह पे न जाए। ठीक है, गलत जगह पे न जाए। आप का मस्तिष्क सिर्फ और सिर्फ लोक कल्याण के विषय में ही अग्रसर हो, ऐसी चीज़ों को स्वस्थ मस्तिष्क कहा जाता है। ठीक है, मतलब कि आप अभी मतलब कि चुपचाप बैठे हुए हैं, कोई आपको कुछ मतलब कि थोड़ा सा कुछ हृदय विदारित सूचना दे देता, तो आप जल्दी से मतलब कि क्रोधित हो जाते हैं अथवा रोना चालू कर देते हैं। तो ये स्वस्थ मस्तिष्क नहीं है। ठीक है, अचानक से मतलब कि विचलित हो जाना, अचानक से मारने काटने पे उतर आना, ये नहीं है। आप पहले उस चीज़ को समझेंगे कि कारण क्या है, कारण क्या है जो ये मुझे ऐसा बोल रहा है, उस कारण के अंत तक जाएँगे, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेंगे। वही है यहाँ पे स्वस्थ शरीरे स्वस्थ मस्तिष्कस्य निर्धारणमेव शिक्षा। ठीक है, तो आपके स्वस्थ शरीर में, अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो मस्तिष्क भी कभी स्वस्थ नहीं हो सकता। शरीर में अगर पीड़ा है तो मस्तिष्क में भी पीड़ा होगा ही होगा। ठीक है, तो अरस्तु महोदय का ये कहना है। ठीक है, अब चौथा देखते हैं। चौथा, व्यक्तेः पूर्णतायाः विकासः यत्र याति सः एव शिक्षा कथ्यते। यह कांट महोदय, व्यक्तेः पूर्णतायाः विकासः यत्र याति स एव शिक्षा। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति, जैसे कि आप जो सुनते हैं ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, उनके ही हैं हम अंश। ठीक है, भगवान के ही हम अंश हैं। तो हमारे अंदर प्रत्येक व्यक्ति में पूर्णता होती ही है, प्रत्येक व्यक्ति में पूर्णता होती है। उस पूर्णता को जानना, उस पूर्णता को जैसे देखिए, इन सभी के जो मत है वो आपस में इंटर रिलेटेड है। ठीक है, कोई किसी का विरोध नहीं कर रहे, बस एक अपना खुद का टेक्निक है जो वो यूज कर रहे हैं और अपने हिसाब से एक एक धारणा बना रहे हैं। ठीक है, वो किसी मतलब कि सब सेम ही है। जैसे कि यहाँ पे व्यक्ति है तत्पूर्णता है विकास है, जो अपने अंदर की जो पूर्णता का जो खोज है वही शिक्षा है। मतलब पूर्णता का जो जब खोज हो जाता है, अब अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश में जब हम पहुंच जाते हैं तो वही है शिक्षा, कांट महोदय के अनुसार। पूर्णता का ज्ञान हो जाना ही है शिक्षा। ठीक है, पांचवा है, व्यक्ति है अंतर्निहित पूर्णतायाः उद्घाटनमेव शिक्षा विद्यते। देखिए, अब चौथा पांचवा पूर्ण रूप से सेम ही है। ठीक है, बस कहने का अंतर है, कहने का जो टेक्निक है वो अंतर है। पर विवेकानंद का जो धारणा है वही सबसे ज्यादा विख्यात है, और हमारे संस्कृत जगत में दूसरे का तो पता नहीं है। विवेकानंद का जो धारणा है इसे ही मुख्य माना गया है। ठीक है, हर जगह में, अब अगर आपको अध्यापक ने पूछ दिया कि ये शिक्षा शब्द का क्या अर्थ है, अब आप इन सब के विषय में बताएंगे, ये सब के विषय में प्राय वो भूल भी चुका होगा। हाँ, अरस्तु महोदय के विषय में, कांट महोदय के विषय में अगर आप बताएंगे तो वो भूल भी चुका होगा। ठीक है, पर आप विवेकानंद का जो बताएंगे, व्यक्ति है अंतर्निहित शक्तिनाम पुनरानयनम अथवा उद्घाटनमेव शिक्षा, ये अगर बता देंगे तो सर्वसंतुष्टि है। ठीक है, तो इस चीज को अवश्य में वो याद कर लीजिए। पांचवा वाला, व्यक्ति है अंतर्निहित पूर्णतायाः उद्घाटनमेव शिक्षा विद्यते। ठीक है, हाँ, अब हम छठवा देखते हैं। अच्छा, पांचवा का एक्सप्लेन नहीं हुआ क्या? ठीक है, पांचवे में ठीक है, अंतर्निहित हमारे अंदर में स्थित ज्ञान जो है, मैं आपको पहले भी वही गिफ्ट वाला जो आपको उदाहरण दिया था, हमारे अंदर में ही ज्ञान छुपा रहता है, कहीं पे छुपा रहता है।
उसको हमें ज्ञान करवा देना ही है शिक्षा। ठीक है। छठवा, शिक्षायाः उपरि मदीयं तात्पर्यं तत् प्रक्रियया साकं वर्तते या बालकस्य मनुष्यस्य च शरीरस्य मनसः आत्मनश्च सर्वोत्कृष्टरूपाणि स्फुरन्ति। देखिए, अब आपने ये तो सुना होगा कि किसी व्यक्ति, अगर कोई ज्ञानी व्यक्ति है, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है, तो उसका चेहरा देख के ही पता चल, मतलब कि चेहरा देख के हम एक धारणा बना लेते हैं, हाँ ये व्यक्ति पढ़ा लिखा है। ठीक है। सुंदर से मेरा तात्पर्य नहीं है, सुंदर मतलब कि सुंदर व्यक्ति भी बहुत, मतलब कि फटे, मतलब ये स्टाइल के लिए फटे वटे कपड़े पहनते हैं, अब हेयर स्टाइल ये सब कर, सुंदरता से संबंध नहीं है। पर किसी व्यक्ति के सुंदर नहीं होगा तो उसके मुख में भी एक तेजस्वीता दिखाई देती है। उसके आधार पर हम एक धारणा बना लेते हैं कि हाँ ये एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है, ये एक जानकार व्यक्ति है, ऐसा हम मतलब कि मन में एक धारणा बना लेते हैं। सर्वोत्कृष्ट रूपाणि स्मृत आत्म शरीर से मनस, उसके बाद से अब चलो कहीं कहीं हमारी फर्स्ट धारणा जो है वो गलत हो जाती है कि चेहरा देख के किसी को ऑब्जर्व नहीं करना चाहिए। ठीक है, पर हम कर लेते हैं। चलो पहला वाला हमारा गलत हो जाता है, पर दूसरा वाला जो है वो है बात करने की उसकी शैली। ठीक है, अगर बात करने की शैली उसकी अच्छी है तो हम बात करने की शैली, बीच बीच में अगर वो इंग्लिश प्रयोग कर रहा है, हालांकि ऐसा नहीं है, पर हमारी जो अवधारणा है उसके विषय में बता रहा हूँ, बीच में जो वो इंग्लिश प्रयोग कर रहा है उसके साथ वो बता रहा है, थोड़ा बहुत दार्शनिक फिलोसफी की बात, या थोड़ा बहुत भगवान की भी बात कर रहा है, तो हम जान लेते हैं कि ये बंदा जो है वो पढ़ा लिखा है। ठीक है, तो महात्मा गांधी का कहने का यही तात्पर्य है कि मनुष्य का शरीर, मन और आत्मनिश्चित सर्वोत्कृष्ट रूपाणी। अब बात के साथ भी अगर हमें पता नहीं चल जाता है तो उसके आत्मा, आत्मा का कैसे पता चलता है, उसका आत्मा शुद्ध है या अशुद्ध है, उसके कर्म के साथ। हाँ, पहला तो हम देख लिए उसके चेहरा को देख लिए, चेहरे में अगर हम मात खा गए तो दूसरा हम उसके वचन को देख लिए, वचन में भी अगर हम मात खा गए तो उसके कर्म को ही देखेंगे। ठीक है, अब कर्म में तो 100% ये पता चल जाएगा कि ये शिक्षित व्यक्ति ही है। अगर वो कर्म उसका अच्छा है तो वो शिक्षित है, अगर कर्म उसका बुरा है तो वो ऐसे शिक्षा को वो दूसरे तरीके से लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे मनुष्य का शरीर, मन और आत्मा सर्वोत्कृष्ट रूपाणी, जो ऐसा व्यक्ति है जो निरंतर अभ्यास के साथ, ब्रह्मचर्य के साथ, उसका जो बोलने की शैली है, उसका जो रूप है बोलने की शैली है, उसका जो कर्म है, इसमें जो परिवर्तन आता है, और परिवर्तन के आधार पर सर्वोत्कृष्ट रूप, सबसे हाई रूप में सबसे अच्छा तेजस्वी दार चेहरा, तेजस्वी बोल, तेजस्वी कर्म तक जब ये पहुंच जाता है तब वो शिक्षा है महात्मा गांधी के अनुसार। ठीक है, अब सातवां है विद्यया अमृतम अश्नुते। ईशावास्योपनिषद विद्यया अमृतम अश्नुते, इसका तो बहुत बड़ा डेफिनेशन है। ये जो हमारे उपनिषद जो वाक्य हैं, इसका तो बहुत बड़ा डेफिनेशन मतलब कि होता है, आप स्वयं ही इसको पढ़ सकते हैं, फिर भी हम बता देते हैं। विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या से अगर हम अभी की लौकिक विचारधारा के अनुसार हम प्राप्त करते हैं तो विद्या से ही हमें लक्ष्य की प्राप्ति होती है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे अमृतम अश्नुते का अर्थ है कि मोक्ष से यहाँ का तात्पर्य है, पर यहाँ पे हम लौकिक, तो विद्या से ही हमें लक्ष्य की प्राप्ति होती है। अगर हमें हमारे लक्ष्य की प्राप्ति हो गई, अगर आपका लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, अगर आपको भगवान मिल गए, अगर आपका लक्ष्य समाज सेवा, अगर आपका लक्ष्य समाज सेवा हो रहे अथवा समाज सेवा में रत हैं आप, ठीक है, अगर आपका लक्ष्य है कि आप नौकरी पाले, हालांकि ये हमारे भारतीय विचारधारा के अनुसार नहीं है, पर है तो किसी के विचारधारा, अगर आप नौकरी आपका लक्ष्य है तो नौकरी मिल जाए तो यही विद्या है। ठीक है, जो आपके लक्ष्य तक आपको पहुंचा दे वही विद्या है। ठीक है, जो आपको आपके लक्ष्य तक कभी ना कभी पहुंचा दे वही विद्या है, जो लक्ष्य में पहुंचाने में सहायक हो, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं आठवां, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा बताया गया है शिक्षा का परिभाषा। ठीक है, इन सब ये कौन किसने क्या कहा है, इससे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, किसने क्या कहा है। हाँ, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा है, या विद्या सभ्यता
धार्मिकता जितेन्द्रियतेत्यादीनां संवर्धनं कृत्वा अविद्यादिदोषान् दूरीकरोति सा शिक्षा इति कथ्यते। वही बात को सभी ने मतलब कि रिपीटेशन किए हैं कि जो विद्या सभ्यता हमें अपनी सभ्यता के साथ जोड़े रखे, ठीक है। वैसे कि मतलब कि बहुत सारे लोग आज जब पढ़ लिख के अपनी सभ्यता को ही भूल जाते हैं, तो ये विद्या नहीं है, इनका मानना है। जो हमें हमारी सभ्यता के साथ जोड़े, क्योंकि एक सभ्यता ही होती है जो पूरे देश में मतलब कि हमें विख्यात करती है। क्योंकि भारत जो है वो मंगल यान छोड़ रहा है, कि वो सूर्य यान छोड़ रहा है, वो चंद्रमा यान छोड़ रहा है, इसलिए भारत संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध नहीं है। भारत का संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध होने का कारण है सभ्यता, ठीक है। तो किसी भी देश का प्रसिद्धि का जो कारण है वो है सभ्यता। हमारे भारत का सभ्यता, हमारे भारत की संस्कृति सबसे अच्छी है, इसलिए ये संपूर्ण विश्व विख्यात है, सभी लोग इस पे नमन करते हैं, ठीक है। तो जो हमें सभ्यता के साथ जोड़े रखे, धार्मिकता के साथ जोड़े रखे, हमें हमारे धर्म के साथ जोड़े रखे। हमारा धर्म है परोपकार की भावना, ठीक है। हमारा धर्म क्या है? परोपकार की भावना, सभी को समान रूप से देखना, हाँ, अहिंसा, ठीक है। ये सब हमारा धर्म है। तो हमें हमारे धर्म के साथ जो जोड़े रखे, जितेंद्रिय इत्यादि नाम, मतलब कि जितेंद्रिय, हमें हमारी मतलब कि सामने में अगर एक मिठाई है और उसको खाना नहीं है, अगर किसी ने उसे बोल दिया तो नहीं खाना है, यही जितेंद्रिय है, ठीक है। हम अपने इंद्रिय को मतलब कि हम रोक सकें, हम अपने इंद्रिय को रोक सके, हम अपने इंद्रिय, अगर आपको पढ़ते समय मोबाइल चलाने का मन कर रहा है तो उसको रोकना, अगर आपको रोक सकते हैं, वही जितेंद्रिय है, ठीक है। संवर्धनम कृत्वा अविद्यादि दोषान दूरीकरोति, मतलब कि अविद्या इत्यादि दोष, ठीक है, हमारे अंदर में जो मतलब कि अविद्या है, अविद्या आदि दोष हैं, उसको जो दूर करता है वही शिक्षा है। हमारे अंदर जो अज्ञानता है, हाँ, उसे ही जो दूर करता है उसे हम शिक्षा कहते हैं। जैसे कि मतलब ये भगवत गीता में एक श्लोक है, मतलब कि एक श्लोक है, अभी याद नहीं आ रहा है, कर्मणश्चापि बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति ही, ऐसा कुछ है, हाँ, ठीक है। तो उसमें कहा गया है कि आपको जो अच्छी चीज़ है उसको भी जानना चाहिए, जो बुरी चीज़ है उसको भी जानना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि बुरी चीज़ को प्रैक्टिकल करके ही जानो, ऐसा नहीं है। मतलब कि शराब के विषय में आपको जानना है तो शराब पी के ही जानो, हाँ, मरने के विषय में जानना है तो आप मर के ही जानो, ऐसा नहीं है। मतलब उसके विषय में जानना, उसका जो नेगेटिव एरिया है उसके विषय में आपको जानना, उसको क्यों छोड़ना चाहिए, इसके विषय में अगर आप जानते हैं तो आपको अच्छे कर्म करने में और मतलब कि ज़्यादा प्रेरणा मिलता है, अच्छे कर्म करने में और भी ज़्यादा प्रेरणा मिलता है। तो इससे संदर्भित अविद्या, उससे अविद्यादि दोष जो है वो जल्दी दूर हो सकते हैं। ये सत्यार्थ प्रकाश में कहा गया है, महर्षि दयानंद सरस्वती का ये कहना है, ठीक है। अब देखते हैं, यया मनुष्याः विद्यादि शुभगुणान् प्राप्य अविद्यादि दोषेभ्यः मुक्तिम् अवाप्य सदा आनंदिता भवेयुं शक्नुयुः सा शिक्षा इति कथ्यते। ये देखिए, ये सबसे मतलब कि दार्शनिक, मतलब कि सबसे अगर हम कहा जाए दार्शनिक वाला जो वचन है तो हम इसे ही कहेंगे, क्योंकि जो शिक्षा है वो आनंद से संबंधित है। अगर व्यक्ति हर परिस्थिति में आनंद है, अगर व्यक्ति जान ले कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, मतलब ये संपूर्ण जो जगत है वो क्षणभंगुर है, कुछ दिन के बाद मिटना ही है, ठीक है। अब क्या बोलते हैं कि काते एक भज गोविंदम में एक गाया कि आपकी पत्नी कौन है, माता कौन है, हाँ, ये मतलब कि माता कौन है, हाँ, कुछ दिन आप यहीं पे रहोगे फिर चले जाओगे, हाँ, फिर वही है। तो व्यक्ति जब जान लेता है कि ये संपूर्ण संसार एक क्षणभंगुर है, एक माया है, अगर व्यक्ति जान ले तो वो हमेशा आनंदित ही रहेगा, ठीक है।
अब जान ले मतलब कि मैं भी, अगर मैं आपको बता रहा हूँ तो मैं भी मतलब कि उस विषय में जानता हूँ, तो मैं भी आनंदित, हमेशा आनंदित तो नहीं जानने का अर्थ है उसका पूर्ण रूप से ज्ञान, ऊपरी ऊपरी ज्ञान नहीं, उसका पूर्ण रूप से गहन अध्ययन और अध्ययन के साथ उसका मनन भी करोगे, तभी ही आनंद की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है, जो हमेशा आनंदित रहे, जैसे हमारे महर्षि लोग, शंकराचार्य लोग, कोई उनको इनवाइट करे ना करे, कोई इनको निंदा करे, कोई उनको प्रशंसा करे, कुछ भी उनसे लेना देना नहीं रहता है। हाँ, बस सामाजिक क्रियाकलाप के अनुसार वो इसका उत्तर देते हैं, पर वो हमेशा आनंद रहते हैं। ठीक है, हमेशा परमात्मा के चिंतन में ही रहते हैं। तो जो व्यक्ति हमेशा आनंदित हो, हाँ, वो शिक्षा प्राप्त कर चुका है, ऐसा माना जाता है, वो शिक्षित है, वो ज्ञानी है, ऐसा कहा जाता है। अब देखिए 9वां, सर्वोत्तम शिक्षा सा वर्तते या अस्मभ्यं सूचनमात्रं न प्रददाति अपितु अस्माकं जीवने संपूर्ण सृष्टौ च सामंजस्यं स्थापयति। देखिए, शिक्षा बस ये नहीं है कि हमें बस सूचना दे दे कि ये गलत है, ये सही है, आपको यहाँ पे जाना चाहिए, आपको वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, आपको हमेशा सत्य बोलना चाहिए। ठीक है, पर ये मतलब कि अभी तो अस्माकं जीवने संपूर्ण सृष्टौ च सामंजस्य स्थापयति, मतलब कि अगर आपने सुन लिया कि सत्य बोलना ही है, मतलब कि ये नहीं है मतलब कि आपको किस जगह असत्य कहना है, हाँ, किस जगह मतलब कि आपको मतलब कि अधर्म करना है। कभी-कभी मतलब कि धर्म के लिए अधर्म करना पड़ता है। जैसे कि आप हमारे भगवान श्री कृष्ण को तो जानते ही होंगे। हाँ, वो कैसे मतलब कि धर्म की स्थापना के लिए, उसको अधर्म तो नहीं कह सकते, बट समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि धर्म की स्थापना के लिए वो अधर्म भी थोड़ा-थोड़ा किए हैं। ठीक है? तो संपूर्ण सृष्टि में सामंजस्यम स्थापयति, संपूर्ण सृष्टि में पूरे सृष्टि के साथ, गलत व्यक्ति के साथ गलत ही करना चाहिए। अगर गलत व्यक्ति के साथ आप मतलब कि सत्य बोलेंगे, युद्ध के सभी नियमों का पालन करेंगे, तो वो आपको मार डालेगा। ठीक है? तो सृष्टि के साथ जैसा सृष्टि है, उसी के साथ ही आपको सामंजस्य स्थापित करना ही है शिक्षा। ये रविंद्रनाथ टैगोर की उक्ति है। ठीक है? तो ये था शिक्षा के विषय में संपूर्ण आज का जो हमारा विषय था, शिक्षा और शिक्षा का संप्रत्यय, शिक्षा का परिभाषा। मतलब कि आपको मैंने बता दिया, पहले में भी कुछ शॉर्ट क्वेश्चन मैं बता दिया हूँ। अब इसके विषय में मैं अब कुछ 2-3 क्लास के बाद ये बता भी देंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी भेज देंगे, बट अभी आप इतना ही पढ़ लीजिए, शिक्षा क्या है, शिक्षा का क्या अर्थ है, उसकी जो परिभाषा क्या है, उसके विभिन्न आचार्यों का मत क्या है, उन मतों को आप, ये मत से तो कम से कम 2-3 प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, 2-3 प्रश्न तो जरूर आ जाएंगे, तो इसे आप जरूर पढ़ लीजिए। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, नहीं हुआ तो आगे आप फिर अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, तो ये कॉन्सेप्ट आप पहले क्लियर कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे और आपके सभी समस्याओं का समाधान करने का पूर्ण प्रयास करेंगे। ठीक है, अगर आपको कुछ भी ये नोट्स चाहिए तो आप सभी मुझे मतलब कि टेलीग्राम का मैं आपको यहाँ पे भेज दूंगा। अगर आप चाहिए तो मुझसे मांग भी सकते हैं ये नोट्स, ये मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा अगर ये नोट्स चाहिए तो। आगे मैं जो भी विषय पढ़ाते जाऊंगा उसका भी मैं मतलब कि आपको नोट्स भेज दूंगा। ठीक है, तो आज का हमारा वीडियो, अगर आपको कुछ भी, अगर मैं यहाँ पे कुछ गलत वलत भी बोल दिया हूँगा तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि भैया जी ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है, क्योंकि मैं भी इंसान ही हूँ, मुझसे भी गलती हो जाती है। ठीक है, तो लेकिन अगर 99.9% अगर हम कहेंगे तो ये मैं जैसा बताऊँ वैसा ही है, कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया होगा। ठीक है, तो आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपका दिन शुभ हो। जय जगन्नाथ।